हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो आज आप पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को दो प्रकार से देखिए दोस्तों जोड़ा जाता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। पहला हमने आपको पढ़ा दिया है श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला और उसको सिद्ध भी करवा दिया है। आज हम सिद्ध करेंगे समांतर क्रम संयोजन और इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चला जाता है। तो इस फार्मूले को आज हम क्या करवाएंगे, सिद्ध करवाएंगे इसकी मदद से। तो इस चित्र को आपको याद कर लेना है, इस परिपथ को याद करना है। और चलिए, एकदम सिंपल है, एकदम आसान परिभाषा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा क्या देखोगे, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाया है, एक कुंजी लगाया है। कुंजी को ऑन करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा, मतलब करंट प्रवाहित होने लगेगा। और यहाँ पर प्रतिरोध है R1 R2 R3। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे ही कुंजी ऑन कर रहे हैं तो इसमें से धारा ऐसे करंट जा रहा है, करंट जाता हुआ ऐसे ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 तीन रास्ता हो गया, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता। तो तीन रास्ता हो गया। तो इसमें इसमें भी धारा जाएगा, इसमें भी धारा जाएगा, इसमें भी धारा जाएगा, मतलब तीनों तार में धारा जाएगा। पहले वाले में धारा का नाम दे दिया I1, दूसरे वाले तार में I2, तीसरे वाले में I3। और जो यहाँ पर विभवांतर है, तीनों में विभवांतर क्या है, एकदम सेम है। तीनों में क्या है, विभवांतर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बदल रहा है, केवल धारा बदल रहा है, I1 I2 I3 हो रहा है। एकदम क्लियर है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है उसको जान लेते हैं। इसका जो इस परिपथ में जो होता है, प्रतिरोध का एक सिरा जो होता है एक ही संध से, एक संध से जुड़ा होता है। दूसरा सिरा दूसरे संध से जुड़ा होता है। तीसरा सिरा तीसरे संध से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर आपको लगाना क्या है, ओम का नियम। क्या लगाना है, ओम का नियम। देखिए यहाँ पर लिखना क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम होता क्या है, ओम का नियम होता है V बराबर I R। V बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ से हमको करना क्या है, हमको इसमें धारा, तीनों धारा दिखाना है। I1 I2 I3 के लिए प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, R को परिक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, V बटा में R बराबर I, यही होगा। तो हम इसको सही करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको अब लिख सकते हैं, I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा में R। हमने I इधर था तो हमने इधर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया ओम का नियम, I बराबर V बटा में R। अब यही आपका खेला है, इसी से आपका क्या होगा, ठीक है, निकलेगा। चलिए, क्लियर है, देखिए। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे रख करके। ठीक है, जब क्या है, धारा I1 में, I1 में धारा, I1 में धारा कितना है, I1 में धारा कितना है, I1 में प्रतिरोध कितना है, R1। I धारा में प्रथम तार में प्रतिरोध कितना है, पहला R1 प्रतिरोध। और विभवांतर यहाँ पर क्या है, विभवांतर, तीनों में विभवांतर सेम है। तो मतलब B का मान नहीं बदलेगा, B का मान नहीं बदलेगा। बदल क्या रहा है, R1, धारा I पर R1, समीकरण नंबर 1। और धारा 2 पर, दूसरे वाले तार में प्रतिरोध कितना है, दूसरे वाले तार में प्रतिरोध R2 है और विभवांतर तो वही रहेगा। समीकरण नंबर आपका, समीकरण नंबर कितना हुआ, 2। उसके बाद तीसरे वाले तार में, तीसरे वाले तार में विभवांतर सेम है, क्या बदल रहा है, प्रतिरोध। प्रतिरोध आपका तीसरा है, 3 हो गया। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। आपको कुछ नहीं करना है, परिपथ याद रखना है और ओम का नियम लगाना है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, इतना हो गया। अब कुल धारा कितना है, कुल धारा, कुल धारा, कुल धारा मतलब आई का मान कितना है, कुल धारा। ठीक है, कुल धारा कितना है, देखिए धारा इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें तीन तार में धारा जा रहा है, तीन रास्ते से। तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, I1 प्लस I2 कर लेंगे प्लस I3। मतलब तीनों, तीन रास्ता में जा रहा है, तीनों तार में प्रतिरोध जा रहा है, तो तीनों धारा को क्या कर लेंगे, करंट जोड़ लेंगे। तो I बराबर आपको कितना मिल जाएगा, देखिए I1 का मान यहाँ से रख देंगे। I1 का मान कितना है, B बटा में R1 प्लस का I2 का मान कितना है, यहाँ से रख लेंगे B बटा में R2 प्लस I3 का मान कितना है, B बटा में R3। अब देखिए यहाँ से मिलेगा क्या, I बराबर यहाँ से 1 बटा में क्या कॉमन हो रहा है,
बी अमन से कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर बचा क्या, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्यों, क्योंकि हमने बी कॉमन कर लिया। अब बी को पक्षांतर कर देंगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा, बी। तो यहाँ पर मिलेगा कितना, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, कितना पक्षांतर कर लिया, आई बराबर क्या है यहाँ पर बी, आई बराबर आई बटा में बी, आई बटा में बी मिल गया। ठीक है, आई बटा में क्या मिल गया, आई बटा में आपको कितना मिल गया, आई बराबर क्या होता है, बी बटा आर। आई बराबर होता क्या है, बी बटा आर। आई बराबर आपका क्या होता है, बी बटा आर। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, देखिए आई बराबर क्या होता है आपका बी बटा आर, आई बराबर बी बटा आर। तो आई का मान क्या रखेंगे, बी बटा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, आई का मान कितना लिखेंगे, बी बटा आर होता है। नीचे कितना है, नीचे आपका बी है। ठीक है, इधर क्या है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए दिख रहा है। ठीक है, तो इतना हो गया। देखिए हमने क्या रखा है, आई का मान रखा है, इसको पक्षांतर किया है तो नीचे गया है। देखिए आई बटा में बी, आई बटा में बी, तो देखिए आई का मान क्या रखे, आई बराबर होता है बी बटा आर। तो हमने यहाँ पर रख दिया बी बटा आर, बी से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एक बचा, एक का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/में आर बराबर 1/में r1 प्लस 1/में r2 प्लस 1/में r3। और यही है आपका फार्मूला। क्लियर है, तो इस तरह से आपको निकालना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको इसको याद रखना है और ओम का नियम याद रखना है। यहाँ से याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले तार में R1 रहेगा, यहाँ पर B, यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें समांतर क्रम में A सेम रहेगा और श्रेणी क्रम में धारा सेम रहेगा। धारा क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इसमें प्रतिरोध ऐसे बन रहा था, मतलब धारा नहीं बदल रहा था, धारा सब में एक ही तरह से जा रहा था। इसमें विभवांतर बदल रहा था, लेकिन यहाँ पर विभवांतर आपका सेम है, केवल इसमें धारा अलग अलग हो रहा है। इसमें अलग धारा, इसमें अलग, इसमें अलग। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए, कमेंट में मैसेज करिए आपको और क्या कक्षा 10 में आपको किस सब्जेक्ट में परेशानी हो रही है, उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देखिए इस चैप्टर में आपके 2 टॉपिक और बचे हैं, उस विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव मतलब तापीय प्रभाव क्या होता है और किलोवाट घंटा। तो इन दोनों टॉपिक को पढ़ाने के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वाला, तो इसमें प्रश्न भी करवाना है, तो आप लोग अगर साथ देंगे तो जल्दी से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, बायो भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।